नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट, निफ्टी 389 अंक गिरकर 23,616 पर बंद। बैंकों के कमजोर क्वार्टर 3 अपडेट बैंक निफ्टी पर हुए हावी, मिड और स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपी के मामले भारत में भी मिले, बंगलुरु में 2, गुजरात में 1 मामले की पुष्टि। महाराष्ट्र में अलर्ट, सर्दी खांसी के मरीजों के सर्वे का आदेश। अगले महीने पेश होने वाले बजट में कंजम्पशन बढ़ाने पर हो सकता है फोकस, इनकम टैक्स में कटौती समेत दूसरे उपायों पर चर्चा जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दिल्ली चुनाव से पहले शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद सियासत गरमाई, सीएम आवास में रिनोवेशन के नाम पर 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने का जिक्र। बीजेपी ने आप पर किया वार तो मनीष सिसोदिया ने पीएम आवास की बात उठाकर किया पलटवार। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने आतिशी और प्रियंका गांधी के बारे में कही थी गंदी बात। केजरीवाल ने कहा बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें की पार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन में फैले एचएमपी वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में वायरस से संक्रमित 2 मामले मिले हैं और वहीं गुजरात में भी 1 मामले की पुष्टि की गई है। कर्नाटक में 3 महीने की एक बच्ची है और दूसरा जो केस मिला है वो 8 महीने का बच्चा है। गुजरात में भी 2 महीने का बच्चा एचएमपी से संक्रमित पाया गया है। सरकार की नजर इस मामले पर लगातार बनी हुई है। यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो आईडीएसपी पे आता है, जो आईसीएमआर का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। तो डीजीएचएस आप अतुल गोयल को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि फिलहाल देश में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन में देखा जाए तो ये वायरस लगातार फैल रहा है और काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो सरकार की तरफ से एहतियातन तौर पर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और खास तौर पर जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका पालन करने को कहा गया है। अब तक देश में 3 मामलों की पुष्टि हो गई है। 2 मामले कर्नाटक से हैं और 1 मामला गुजरात से है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मामले जो पॉजिटिव पाए गए हैं, इनकी इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है। आईसीएमआर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो रूटीन सर्विलांस उनका प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत इन मामलों की पुष्टि की गई है। साथ ही अगर लक्षणों की बात की जाए तो ये कमोबेश सर्दी जुकाम जो इस मौसम में फ्लू होता है उसी के हिसाब से इसके भी लक्षण पाए गए हैं, जिसमें गले में दर्द, जुकाम और बुखार आना जैसे लक्षण शामिल हैं। तो किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एचएमपी वायरस के लक्षण है या फिर ये नॉर्मल फ्लू है, इसको लेकर लगातार चिंता यहाँ पर लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही है। वहीं सरकार ने सफाई दी है। उनका यह कहना है कि फिलहाल देश में चिंता की बात नहीं है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी राज्य सरकारों को खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने राज्य में अपने स्तर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखें। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेजी से फैलता हुआ ये वायरस चीन में दिखाई दिया है, वैसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार
इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। आपको बता दें कि जो पहले 2 मामले हैं वो कर्नाटक में मिले थे और कर्नाटक में भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अभी पेशेंट हैं उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। पूरी तरह से हॉस्पिटल्स में इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। तो कितना खतरनाक है भारत के हिसाब से ये HMPV वायरस और कितनी फिक्र करने की जरूरत है, इस पर खास बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी और चेस्ट मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बॉबी भलोत्रा। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। सर, ये जो नया वायरस अब जिसने चीन के बाद भारत में भी दस्तक दे दी है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये वायरस अभी तक जितना हमारा एक्सपीरियंस है, कई सालों से इंडिया में सीजन चेंज होने पे पाया जाता है और माइल्ड वायरस है, माइल्ड वायरल फीवर टाइप का ये करता है, गला खराब और हाई फीवर, बट सेल्फ लिमिटिंग है। जो ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होती है, बट सेल्फ लिमिटिंग रहती है। पर हमें जो खतरा लगता है इस वायरस से वो है जो क्रॉनिक लंग डिजीज के मरीज हैं, जैसे क्रॉनिक एस्थमेटिक मरीज, ILD के मरीज, COPD के मरीज, कोई भी मरीज जिनका लंग्स ऑलरेडी वीक है, अगर उनको या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे कैंसर पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, अगर इनको कोई भी वायरस, माइनर से माइनर भी वायरस अगर इफेक्ट करता है तो इनके सिस्टम पे बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो इसका वैसे कोई खतरा नहीं है मेजर, बट इसमें अलर्ट रहना जरूरी है और जो लोग क्रॉनिक डिजीजेस के हैं उनका बचना बहुत जरूरी है इस वायरस से। तो सर, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जो क्रॉनिक डिजीजेज ऑलरेडी पेशेंट फेस कर रहे हैं उनको जरूरी है कि वो अपना बचाव करें, तो क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? इसके अंदर मेन सावधानी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क लगा के बाहर जाएं, पब्लिक गैदरिंग्स को कम अटेंड करें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें और जो स्नीजिंग, कॉफिंग जो एटिकेट्स हैं उसके ऊपर दोबारा से ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई भी वायरस आता है तो फिर वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वायरस की नेचर ही होती है एक से दूसरे से तीसरे में बढ़ना। और अगर घर में कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, स्कूल से अक्सर बच्चे ये जो है प्रॉब्लम ले आते हैं घर में, और जो बुजुर्ग हैं, क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट हैं, वो सफर कर सकते हैं। बट अभी तक कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आया और ये कम्युनिटी में हमारे पास है। ये वायरस कई बार आता है, कई बार हम डिटेक्ट करते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो ये कॉमन फ्लू जैसे ही दिखाई देते हैं, तो ऐसे में एक इंसान किस तरह से ये डिफरेंशिएट कर सकता है? क्या कुछ ऐसी कोई खास लक्षण है जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये HMP वायरस है या फिर ये कॉमन फ्लू ही है? कॉमन फ्लू और इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, बट एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी को भी फ्लू हो और उसको सांस के सिम्टम आने शुरू हो जाए, यानी कि नॉन स्टॉप कॉफिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, छाती में से साए साए की आवाजें, वीजिंग साउंड्स आनी शुरू हो जाए, तो वो खतरे की घंटी है। या मरीज जो है वो अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बोलने में उनको समस्या आ रही है, उनका पल्स रेट जो है वो बढ़ रहा है, हाई फीवर है, तो ये सब खतरे की घंटियां हैं। इमीडिएटली ऐसी कंडीशन में जाके डॉक्टर को दिखाएं या हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके अपनी जांच कराएं कि भाई मुझे जो वायरल फीवर हुआ है उसने कितनी मुझे क्षति कर दी है। तो ये वार्निंग साइंस है जो हर आदमी को ध्यान रखने चाहिए। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को HMP वायरस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कितना खतरनाक है HMP वायरस और कैसे करें वायरस से खुद का बचाव, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हाहाकार मचा रहा, बाजार पर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 1258 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 389 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं आज बाजार में भारी बिकवाली रही, क्या है इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह? तो
तो डेफिनेटली आज बाजार के अंदर एक पैनिक तो हमें देखने को मिला, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी के 4 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान पे बंद हुए, रेस्ट ऑल द स्टॉक्स सारे के सारे रेड पे बंद हुए हैं। गेनिंग साइड में बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की 2% की तेजी, कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर में 1%, टाइटन करीबन 1% और HCL टेक करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में अब देखिए आप, टाटा स्टील करीबन 0.5%, ट्रेंट में 4.5%, BPCL 4% और NTPC भी करीबन 4% की बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में नायका 2.5% की तेजी, जुबिलेंट फूड में 1% की, बिकॉज इन दोनों के क्वार्टरली अपडेट सामने आए हैं जिसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। SBI कार्ड में 1% और एम्फेसिस भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं, आयरेडा 7% का दबाव यहां देखने को मिला, NLC इंडिया में 6%, HPCL 6% और SJVN में भी करीब 6% की बड़ी गिरावट आज के सत्र में देखी गई। इसके बाद बात करते हैं FNO में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे, जैसे कि नायका 2.5% की इसमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली, RBL बैंक में 3%, मेट्रोपोलिस हेल्थ में भी 2% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार का सेटअप कैसा है और इतनी बड़ी गिरावट और बिकवाली बाजार में क्यों रही, आखिर बाजार के लिए आज का दिन इतना खराब क्यों है, बता रहे हैं मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। बहुत खराब दिन मार्केट के लिए। अब देखिए, आप कारण कुछ भी गिनाएं, आज सबसे ज़्यादा जो कारण गिनाया जा रहा था वो था ये रीसेंट वायरस। लेकिन देखिए, हम में से कोई भी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना शायद थोड़ा टफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यही इशू होता तो पूरी ग्लोबल मार्केट गिरती, हमारी मार्केट अकेले नहीं गिरती। हमारी मार्केट काफ़ी वीक है, उसे बस बहाने चाहिए गिरने के लिए। इस समय बैंकिंग के अपडेट्स आए, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे अपडेट्स, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी गिर गए। खासतौर से PSU बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से गिरा, ज़बरदस्त डिक्लाइन PSU बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला। इंडेक्स करीब 4% नीचे था। उसके अलावा और भी कारण थे मार्केट में, FIS की सेलिंग शायद वापस आई है, डॉलर रुपी काफ़ी वीक हो गया है, उसका एक इम्पैक्ट है, सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है इस समय। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा। लेकिन इवेंचुअली एक चीज़ आपको माननी होगी कि मार्केट का टेक्सचर ख़राब है। निफ्टी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा सेलर वापस आया, वो है FIS। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा। लेकिन आज की मार्केट की एक और ख़ास बात थी, आज मार्केट ब्रेथ बहुत ही ख़राब थी और आज मिड कैप में ब्रूटल डिक्लाइन थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, आज लोगों की चीखें निकल जाएं, वो वाली मार्केट थी। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक 6, 7, 8, 10% नीचे बंद हुए थे। तो ये आज की ट्रेड में क्लियरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी देखने वाली जो थी। अब क्या करें इस मार्केट में? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस मार्केट में, एज अ ट्रेडर जल्दबाजी मत करिए बाइंग करने की। मार्केट का टेक्सचर बहुत वीक हो चुका है और मार्केट काफ़ी क्रूशियल लेवल तोड़ चुका है। और जब तक मार्केट अब इसको अरेस्ट नहीं करता, यानी कि 3-4 दिन निफ्टी डे हाई पर बंद हो जाए, 3-4 दिन मार्केट एटलीस्ट कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाए, जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी भी रैली पर भरोसा मत करिए। आपको याद होगा पिछले थर्सडे को ही निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली आई थी, कहाँ उड़ गई वो पता भी नहीं चल रहा है अब। तो इसके लिए किसी भी रैली में अभी भरोसा मत करिए और किसी भी रैली में फंसिए मत। और अगर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो रैली में से एग्जिट करने की कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपना मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो रोज़ देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके मार्क टू मार्केट में काफ़ी जो अगर गेंस हैं वो काफ़ी नीचे आए होंगे। लेकिन पैनिक में बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में कंजम्पशन बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए इनकम टैक्स में कटौती समेत दूसरे उपायों पर गंभीर चर्चा की जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो थीम रहने वाली है वह है कंजम्पशन। बजट में ऐसे कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिले और इसके लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदमों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि इनकम टैक्स में अच्छी खासी रियायत दी जाए। और इनकम टैक्स में जब रियायत की बात कर रहा हूँ तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ
बैठक कर रहे थे उस वक्त भी मुद्दा गंभीरता से उठा था। वित्त मंत्री अलग अलग प्री बजट कंसल्टेशन कर रहे हैं, वहां भी मुद्दा गंभीरता से उठ रहा है। तो अब वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। तो इनकम टैक्स में रियायत देने के 3 अलग अलग विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपये अभी है उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि इनकम टैक्स के नेट के दायरे से लोग निकलेंगे भी नहीं और इनकम टैक्स की राहत मिल जाएगी। दूसरा जो विकल्प है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि 20% और 30% के स्लैब जो है उसमें आमदनी की रकम काफी कम है। जैसे 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी है तो 20% टैक्स लगता है। 15 लाख से जैसे ही आमदनी बढ़ जाती है सीधा 30% लग जाता है। तो यहां पे आप एक बदलाव दे सकते हैं ताकि 15 लाख तक की आमदनी वाले कैटेगरी के लोगों को एक राहत मिलता हुआ दिखे। और तीसरा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दीजिए। तो ये इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग विकल्प हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अलग भी कई सारे डायरेक्ट कैश सब्सिडी वाली स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया। तो इसके जरिए भी सरकार चाहे कि इनकी रकम बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में सीधे ज्यादा पैसा जाए ताकि वो खर्च करें। और ऐसी अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन सरकार जो सूत्र बता रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग हाथ में पैसा दें तो वो पैसा खर्च करें, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं कि उस पैसे को सेविंग में डाल दें। इसलिए कई सारे रास्ते हैं जिसको पहले देखा जाएगा उसको क्या नफा नुकसान होगा, फिर सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। तो बजट पेश होने से 1 हफ्ते पहले तक ये सारे कैलकुलेशन चलते रहते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर चुनावी घमासान बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास पर खर्च किए गए पैसों पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर कुल 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस रिपोर्ट में पर्दे से लेकर सीएम हाउस में बनाए गए मिनी बार का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले सीएम हाउस में रेनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए अनुमानित खर्च बताया गया था, लेकिन जब 2022 में काम पूरा हुआ तो इस पर कुल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए का आया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी ने जहां सीएम हाउस को लेकर आप पर हमला किया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने 139 सवाल खड़े किए हैं, 139। DUAC और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया? जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें PWD के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 2300 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और खबर की। दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर घमासान छिड़ गया है। रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया है। बिधूड़ी ने कहा, कल रोहिणी में खासतौर पर जब वो रैली कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि आतिशी को लेकर जो विवादास्पद टिप्पणी की थी वो बीजेपी की परिवर्तन रैली में की थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पलटवार किया। बिधूड़ी के बयान पर जवाब देते हुए आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि बिधूड़ी उनके बुजुर्ग पिता को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं।
चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती। तो दिल्ली में चुनाव से पहले क्यों छिड़ा घमासान और चुनाव में किसका चलेगा दाव? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के गौरवशाली 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आरआईएल की तरफ से खास आयोजन में कंपनी के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि जानवरों के प्रति विशेष लगाव की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वनतारा से प्रेरणा लेकर सबसे अपील करता हूं कि आप सभी जानवरों से प्रेम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक जामनगर की शान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे दो महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वनतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वनतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वनतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो आरआईएल की जामनगर रिफाइनरी के गौरवशाली 25 साल पूरे होने पर खास आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को याद किया। नीता अंबानी ने कहा कि सीनियर्स और बुजुर्गों के आशीर्वाद से कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्कृति में माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होने की बात कही जाती है। माता पिता का आशीर्वाद ही हमारी ताकत और प्रेरणा का स्रोत है। It is heartwarming to have Mrs. Bhatt and Mrs. Malhotra here with us in the audience. Please join us in giving them a big round of applause. चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।